हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस के डेली करंट अफेयर सेगमेंट में, जहां हम लोग डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे होने वाली प्रमुख घटनाओं को, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आज है 24 मार्च। आज का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कल का क्वेश्चन। मैंने कल एक होमवर्क दिया था। हाल ही में किस देश द्वारा चेन टू नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? चेन टू मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया वियतनाम के द्वारा, चीन के द्वारा, ताइवान के द्वारा या मंगोलिया के द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा ताइवान। आप देख सकते हैं यहाँ पे ताइवान की प्रेसिडेंट हैं साई इंग वेन। ये साई इंग वेन है, ये ताइवान की प्रेसिडेंट हैं। ये मिसाइल चेन टू मिसाइल, इसके पहले चेन वन मिसाइल जो था वो 2000 किलो किलोमीटर तक इसका मारक क्षमता थी, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी क्षमता, चेन टू की क्षमता 4000 किलोमीटर की हो गई है। ताइवान को हमेशा डर रहता है चीन से, चाइना से, और इसलिए ये ह्यूज मात्रा में मिसाइल का सफल परीक्षण करते रहते हैं। इनके पास एक ह्यूज मात्रा में मिसाइल्स हैं ताइवान के पास। ताइवान का कैपिटल है ताइपाई, और यहाँ की करेंसी चलती है न्यू ताइवान डॉलर। बात करें ताइवान को चीन से खतरा क्यों है, तो एक बार इसका मैप देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे है ताइवान, चाइना के ठीक साउथ में। एक टाइम पे चाइना और साउथ ताइवान एक ही कंट्री थे, और ज्यादातर दुनिया की ज्यादातर कंट्री अभी भी मानती हैं कि ताइवान चाइना का पार्ट है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी यह मानता है कि ताइवान चाइना का पार्ट है ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियल ताइवान के साथ हमारे ठीक ठाक संबंध है। अभी जब लद्दाख में चाइना के साथ काफी झड़पें चल रही थी, तो ताइवान के मीडिया खुलकर इंडिया का सपोर्ट कर रहा था। तो सवाल उठता है ताइवान चाइना से इतना नाराज क्यों रहता है, या यहाँ पे ताइवान और चाइना में इतना दुश्मनी क्यों है? ताइवान का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइना का देखिए आप, इसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और चाइना का नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना में 1945 तक जापान का यहाँ पे आक्रमण था, लेकिन 1945 में जापान के हारने के बाद वहां पे चाइना में गृह युद्ध छिड़ जाता है, जहां पे माओ जियांग वहां के शासक, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हेड थे उस टाइम, उन्होंने यहाँ पे आक्रमण कर दिया, और यहाँ पे चाइना पे राज क्रूल करने वाले जो हान चाइनीज थे, उनको उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, उनसे चाइना का कई पार्ट छीन लिया। वहां पे वो लोग भाग के एक छोटे से टापू पे जा बसे, जिसको आज बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी ताइवान। चाइना हमेशा से ताइवान पे अपना अपना क्लेम जताता रहता है, और ज्यादातर देश दुनिया के इसको मानते भी हैं ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियल कई देशों का इसके साथ संबंध ठीक ठाक है। और चाइना हमेशा बोलता रहता है कि आज नहीं तो कल मैं ताइवान को लेकर रहूंगा, ये चाइना का पार्ट है। लेकिन ताइवान इसलिए कई मिसाइल का परीक्षण करता रहता है, जिससे कि इससे अपनी सुरक्षा कर सके। और ताइवान का एक बार मैप देख लेते हैं थोड़ा जूम करके। आप यहाँ देख सकते हैं ताइवान का पार्ट है, ताइवान का मैप है, और ये चाइना स्टेट, और चाइना और ताइवान को अलग करती है ताइवान स्टेट। ये साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी के ठीक बीच में है ताइवान। आप देख सकते हैं ताइवान। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग थीम के साथ विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जा रहा है। भारत में किस वर्ष तक टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? मैं इस सवाल को इस तरह से डिजाइन किया हूं कि आप लोग यहाँ पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि द क्लॉक इज टिकिंग, इस वर्ष का 2021 का थीम क्या है टीबी का, वर्ल्ड टीबी डे का? तो यह है द क्लॉक इज टिकिंग, और इसको 24 मार्च को मनाया जाता है। और भारत माना जाता है कि 1/4 जो टीबी के पेशेंट हैं वो इंडिया से हैं। तो
डब्ल्यूएचओ का एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है या लक्ष्य है बोल सकते हैं, 2030 तक पूरी दुनिया से टीबी को खत्म करना है। लेकिन भारत इस लक्ष्य को क्या रखा है, यहाँ पे पूछा गया है 2022 तक, 2024 तक, 2025 तक या 2030 तक। तो इसका सही जवाब होगा 2025 तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे, एज पर WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 1/4 ऑफ द ग्लोबल इंसिडेंट ऑक्योर इन इंडिया एनुअली। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का या भारत का बोल सकते हैं लक्ष्य जो है 2025 तक, यानी WHO के लक्ष्य से 5 साल पहले टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही जवाब होगा 2025। यहाँ पे थीम जरूर याद रखिएगा, द क्लॉक इज टिकिंग। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बात कर लेते हैं गांधी शांति पुरस्कार की। 1995 से पुरस्कार लगातार दिया जा रहा है। इसको गांधी शांति पुरस्कार चुनने के लिए किसी भी इंसान को, किसी भी देश का नागरिक या जात धर्म किसी भी चीज से परे है, ये दुनिया के किसी भी इंसान को दिया जा सकता है। और इसको चुनने वाले जो ज्यूरी होती है उसको हेड करते हैं प्रधानमंत्री चुनते हैं। और बात करें 2000 इस साल के अवार्ड की 2020 में, तो पैंडेमिक की वजह से पिछले साल ये अवार्ड नहीं दिया गया था, तो इस बार 2019 और 2020 का अवार्ड एक साथ दिया जा रहा है। तो इस बार पूछा जा रहा है कि 2020 में गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे प्रदान किया गया है? शेख हसीना, जो बाइडेन, शेख मुजीबुर रहमान या नरेंद्र मोदी? तो इसका सही जवाब होगा शेख मुजीबुर रहमान। यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री का शेख मुजीबुर रहमान को ट्रिब्यूट है। इस साल बांग्लादेश में स्थापना दिवस पे प्रधानमंत्री वहां पे जाने वाले हैं। बात करें शेख मुजीबुर रहमान की, तो इनको बंग बंधु भी बोला जाता है या फादर ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है। 1970-71 के होने वाले चुनाव में जब बांग्लादेश नहीं बना था, ये पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान कि जैसे यहाँ पे बांग्लादेश और यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान, ये दोनों एक कंट्री थे, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। यहाँ पे होने वाले चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया और वहां की सेना ने शेख मुजीबुर रहमान को जेल में बंद कर दिया। तो शेख मुजीबुर रहमान जेल से रहते हुए वहां से आजादी की लड़ाई स्टार्ट करते हैं और 1971 में भारत के सपोर्ट से बांग्लादेश को फाउंड करने में, बांग्लादेश को बनाने में कामयाब होते हैं। इसलिए इनको बोला जाता है शेख मुजीबुर रहमान। तो इस बार इसका 2020 का गांधी शांति पुरस्कार इनको प्रदान किया जा रहा है। और शेख हसीना इन्हीं की बेटी हैं, इस समय प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। बात करें बांग्लादेश की मुद्रा की, तो वहाँ की मुद्रा है टका और वहाँ की राजधानी है टका, वहाँ की मुद्रा है और राजधानी है ढाका। अब देख लेते हैं 2019 में ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 2019 में ये पुरस्कार दिया गया है ओमान के शासक उस्मान सुल्तानी काबूस बिन सईद। उस्मान बिन सुल्तानी काबूस बिन सईद ये हैं, इसके पहले यहाँ वहाँ पे शासक थे। तो इनको 2019 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत से ओमान के अच्छे खासे संबंध है, बहुत ही अच्छे संबंध है। तो एक बार देख लेते हैं ओमान कहाँ पे है। ये है भारत का गुजरात वाला पार्ट है, महाराष्ट्र वाला पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई, और यहाँ पे है ओमान। तो ओमान के शासक थे और इस टाइम ओमान के शासक हैं हैथम बिन तारिक अल सईद, ये उनके बेटे हैं। और बात करें राजधानी की, ओमान की राजधानी है मस्कट और वहां की मुद्रा है ओमानी रियाल। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अभी कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 किस संस्था के विद्यार्थियों ने जीता? कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज की बात करें तो ये एक ग्लोबल एसोसिएशन है जो कॉर्पोरेट रियल एस्टेट में लोगों को नए नए टेक्निक या नए इनोवेशन के लिए दिया जाता है। ये चैलेंज हर साल कराया जाता है। तो पहली बार किसी इंडिया के किसी संस्थान ने ये अवार्ड जीता है। वहाँ के
बच्चों ने, तो इसका सही जवाब होगा आईआईटी खड़गपुर। ये देख सकते हैं आईआईटी खड़गपुर के 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और एक प्रोफेसर हैं। ये हैं प्रोफेसर जैना मुखर्जी, इन्होंने इसको लीड किया है और उन्हीं के लीडरशिप में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो चारों मेंबर बाकी थे, सिद्धार्थ सामर्थ, प्रतिम मजुमदार, रिश्ताराज, उत्कर्ष अग्रवाल। तो इन्होंने पहली बार इंडिया के किसी संस्थान ने ये अवार्ड जीता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस यूएनओपीएस ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में जल जीवन मिशन को सपोर्ट करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन या नॉर्वे? तो इसका सही जवाब होगा डेनमार्क। यूएनओपीएस एक डेनमार्क की ही संस्था है, डेनमार्क की ही संस्था है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मीटिंग में ये लोग बोल रहे हैं, वर्ल्ड वाटर डे पे मीटिंग हुई थी और बुंदेलखंड के बिंद रीजन में जल जीवन शक्ति मिशन के अंतर्गत ये सहयोग किया जाएगा। तो सही जवाब होगा डेनमार्क। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेनमार्क का मैप, तो ये है यूरोप का मैप और यहाँ पे है डेनमार्क, यहाँ की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम मेटे फ्रेडरिक्सन। आप देखते हैं यहाँ डेनमार्क है, कोपेनहेगन, ये नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के सटा हुआ कंट्री है। इसका एकमात्र डेनमार्क का जो जिससे इसका जमीन मिलता है वो है जर्मनी, बाकी किसी कंट्री के साथ ये जमीन से साझा नहीं करता है। अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है? यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है बिहार के द्वारा, राजस्थान के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा या कर्नाटक के द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लॉन्च किए हैं यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल। इसमें किसानों को और खरीदारों को एक पोर्टल पे लाया जाएगा जहां पे वो आसानी से उनको एक मंच प्रदान किया जाएगा जहां पे वो आसानी से अपनी खरीदारी या कोई भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये किसान कल्याण मिशन के एक इवेंट में गोरखपुर में अनाउंस किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये अपनी तरह का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क है जिसको किसी गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अभी तक कई एनजीओ ये काम करते रहे हैं, लेकिन पहली बार है किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ये काम करना स्टार्ट किया है, नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या केरल? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। अब तेलंगाना टुडे का न्यूज देख सकते हैं, आंध्रा टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स। तो यहाँ पे एक 175 मोबाइल एम्बुलेंस के साथ स्टार्ट किया जा रहा है जो घर घर कहीं भी जरूरत पड़े तो वहां पे घर पे मतलब सीधा डोर स्टेप पे वहां पे अपना सर्विस देगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली सरकार ने शराब पीने की उम्र में परिवर्तन किया गया है। अभी दिल्ली सरकार ने शराब पीने की उम्र में परिवर्तन किया गया है। अब राज्य में कितने उम्र से कम लोगों को शराब पीना गैर कानूनी माना जाएगा? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 23 वर्ष या 25 वर्ष? तो इसका सही जवाब होगा 21 वर्ष। अभी तक वहां पे 25 वर्ष एज लिमिट था, कितने लोग मानते थे अलग बात है, लेकिन वहां पे 25 साल से कम लोग लिकर नहीं पी सकते थे, यहाँ पे शराब नहीं पी सकते थे। इस उम्र को घटा के 21 वर्ष कर दिया गया है। आप द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज देख सकते हैं, द दिल्ली गवर्नमेंट लोअर्स मिनिमम एज फॉर लिकर कंजप्शन टू 21 ईयर।
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए किस राज्य सरकार ने 100 नर्सरी खेल अकादमी खोलने का निर्णय लिया है? 100 नर्सरी खेल अकादमी, स्पोर्ट अकादमी खोलने का निर्णय किस गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है? उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान या हरियाणा? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। रिपब्लिक वर्ड का आप न्यूज देख सकते हैं यहाँ पे। राजस्थान गवर्नमेंट टू सेट अप 100 नर्सरी स्पोर्ट अकेडमी टू गिव अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रेन। ये चंदन है जो स्पोर्ट मिनिस्टर है वहां पे, स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर है वहां पे राजस्थान गवर्नमेंट में। इन्होंने अनाउंस किया है कि ये 100 नर्सरी स्पोर्ट अकेडमी खोलेंगे। यहाँ बच्चों में शुरू से ही स्पोर्ट के प्रति रुझान पैदा किया जा सके, इसलिए इसको निर्णय लिया गया है। किस संस्था द्वारा ज्वालामुखी बॉन्ड लॉन्च किया गया है? अभी ज्वालामुखी बॉन्ड लॉन्च किया गया है। दुनिया में पहली बार इस तरह का बॉन्ड आया है कि जिसमें ज्वालामुखी के लिए बॉन्ड लॉन्च किया गया है। यहाँ पे 10 ज्वालामुखियों को या वोल्केनो को ध्यान में रखा गया है, वहां के आसपास रहने वाले या प्रभावित होने वाले उससे, उनके लिए ये बॉन्ड के द्वारा धन जुटाया जाएगा। ये धन होगा $3 मिलियन, यानी 30 लाख डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? डेनिश रेड क्रॉस, सिप्री, संयुक्त राष्ट्र या आईयूसीएन? तो इसका सही जवाब होगा डेनिश रेड क्रॉस। डेनिश रेड क्रॉस ने वोल्केनो बॉन्ड लॉन्च किया गया है। यहाँ पे $3 मिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। बात करें डेनिश रेड क्रॉस की, ये तो डेनमार्क से जुड़ी हुई, डेनमार्क से द्वारा संचालित वहां पे एक एनजीओ है डेनिश रेड क्रॉस। ये 1876 में स्टेब्लिश किया गया था। सिप्री 1966 में, संयुक्त राष्ट्र 1945 में और आईयूसीएन 1948 में। ये जितने गायब होने वाले जानवर या पक्षी हैं, विलुप्त प्राय प्राणी हैं, उसके लिए एक रेड बुक जारी करती है आईयूसीएन। इसका ध्यान में रखिएगा। 1948 में इसका गठन किया गया था। डेनिश रेड क्रॉस इसमें सबसे पुरानी संस्था है, 1876 में। प्रणीत ई ट्रेडिंग पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रणीत ई ट्रेडिंग पोर्टल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित होती है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी के द्वारा ई ट्रेडिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें ट्रेडिंग या जितने ऑप्शन होते हैं उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है सब ऑनलाइन ही अवेलेबल होंगे। यहाँ पे पेपरलेस वर्क किया जाएगा। ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ सहयोग प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? जल संसाधन के क्षेत्र में अभी एक कंट्री के साथ सहयोग के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रपोजल पे साइन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, मतलब किस कंट्री के द्वारा के साथ मिलकर किया गया है? स्वीडन, डेनमार्क, जापान या इजराइल? तो इसका जवाब आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।